स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने आप उसका उत्तर दे पाएँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता इतिहास के किस काल के अंतर्गत आती है। अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस समय को, उस काल को कहा जाता है जिस समय के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी इस काल में मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उसे किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो पाषाण काल वाला समय है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह काल जिस समय के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उन्हें अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। लिखित साक्ष्य होने के बाद भी हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने ये क्या लिखा है, कौन सी लिपि में लिखा है, तो हम उसे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। उस काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। फिर अगला है ऐतिहासिक काल, यानी वह समय जब के लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और जिन्हें हम पढ़ भी सके हैं, समझ सके हैं, वह समय कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहलाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं तो हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, हम सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहा जाता है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो सबसे पहले ये कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की खोज से पहले माना जाता था कि वैदिक कालीन सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि नहीं, उससे भी पहले एक पूरी तरह विकसित सभ्यता भारत में मौजूद थी। तो इसकी खोज श्री राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। और उस समय चूंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय पुरातत्व विभाग का निदेशक थे सर जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी और वहाँ पे 1921 में दयाराम साहनी जी को एक नई सभ्यता के अवशेष मिले। इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी कि उस क्षेत्र में, हड़प्पा वाले क्षेत्र में कोई ना कोई सिविलाइजेशन वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये लिखा था 1826 ईस्वी में जब वो वहाँ गए थे कि हड़प्पा में वहाँ उन्हें ऐसा अवशेष कुछ ऐसे दिखे जिससे उन्हें लग रहा था कि यहाँ कोई सभ्यता के दबी हुई है। 1850 से 70 के दौरान कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे, उन्होंने भी वहाँ का सर्वे किया था, लेकिन वहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया। फिर जब अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन डालनी शुरू की तो उन ईंटों का प्रयोग वहाँ पर किया जाने लगा और उस क्षेत्र के लोग भी बहुत सालों से अपने घर बनाने में वहाँ से निकलने वाली ईंटों का प्रयोग करते थे। तो जब ये खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो पता चला कि ये जिन ईंटों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है वो कोई मामूली ईंटें नहीं है, वो एक महान सभ्यता के अवशेष है। और इस तरह से ये सभ्यता का पता चला। तो हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई और पुरातत्व की एक परंपरा रही है कि किसी भी नए सभ्यता के अवशेष जिस स्थान से भी सबसे पहले मिलते हैं उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का भी नामकरण कर दिया जाता है। तो चूंकि इसके अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब बाद में जब और खुदाई हुई तो इसके ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं शुरुआत में सिंधु नदी घाटी में मिले, इसलिए समझा गया कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे और उत्खनन कार्य आगे बढ़ा तो इसके अवशेष गंगा, यमुना, दोआब और नर्मदा ताप्ती नदी के मुहानों तक मिले, मतलब एक पूरा त्रिभुजाकार क्षेत्र मिलता है, बहुत बड़े क्षेत्र में। तो इस सभ्यता का विस्तार वर्तमान के पाकिस्तान और भारत में है। ये अपनी समकालीन जो मिस्र और सुमेरिया की सभ्यता थी उससे भी कहीं अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी और एक पूरी तरह विकसित नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समय अगर हम देखें कि यह सभ्यता कब थी, तो जो C14 कार्बन विश्लेषण पद्धति है उससे यह पता चला है। एक सर्वमान्य तिथि, कुछ इतिहासकार अलग अलग डेट देते हैं, लेकिन एक सर्वमान्य तिथि मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का इसका समय था।
अब अगर हम सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन देखें तो ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक था, यानी जो महिला होती थी वो परिवार की प्रमुख होती थी, इसलिए उसे मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। चूँकि बहुत सारी मूर्तियाँ, स्त्री मृण मूर्तियाँ और मिली है, इससे ये इतिहासकारों ने एक अंदाज़ा लगाया है कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। पूरे समाज का अगर हम देखें तो ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। अब इस समय के लोग भोजन क्या करते थे, तो अपने भोजन में गेहूँ, जौ और मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ये करते थे। इस समय की अंतिम संस्कार या शवाधान प्रणाली, मतलब व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसका अंतिम संस्कार वो किस प्रकार से करते थे, कौन सी रीति अपनाते थे, तो 3 प्रकार की अंतिम संस्कार प्रणाली देखने को मिलती है इस समय में। एक है पूर्ण शवाधान, दूसरा आंशिक शवाधान और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान में जो शव था उसको कब्र में दफना दिया जाता था। आंशिक शवाधान में शव को खुले में छोड़ दिया जाता था और जब पशु पक्षी उसको खा लेते थे तो जो भी बचता था शेष, हड्डियाँ और जो भी अवशेष, उसको दफना दिया जाता था। तीसरा प्रकार था दाह संस्कार, इसमें शव को जला दिया जाता था। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। उत्तर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांदा, वहाँ से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक इसका क्षेत्र था। ऐसे ही पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर दक्षिण में सुत्क गेंडोर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ तक इसका क्षेत्र था। यानी उत्तर से दक्षिण तक करीब 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक करीब 1600 किलोमीटर, इतना बड़ा इसका क्षेत्र था। तो ये सारे जो क्षेत्र भी है ये सब नदियों के किनारे थे ज़्यादातर। जैसे मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित था, दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और सुत्क गेंडोर दास्त नदी के किनारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ इसका क्षेत्र था। और अभी का, चूँकि जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तब तो भारत गुलाम था और पाकिस्तान बना भी नहीं था, तो उसका विस्तार अभी का जो पाकिस्तान है वो और भारत वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब स्थानों से करीब 1000 से भी ज़्यादा स्थानों से अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के। तो बड़ी विस्तृत एक सभ्यता थी। अगर हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर देखें, स्थान देखें कि किन किन महत्वपूर्ण स्थानों से इसके अवशेष, वैसे तो 1000 से ज़्यादा स्थान है, लेकिन कुछ स्थान हैं जो बड़े बड़े नगरों के अवशेष जहाँ से मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से मिली है, तो वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा से ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसकी खोज का श्रेय श्री दयाराम साहनी जी को जाता है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। ये आपको याद रखना है, कहाँ है, रावी नदी के तट पर, और अभी कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है। अब यहाँ से उत्खनन में क्या क्या मिला था, तो 12 कक्षों वाला एक विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार यानी जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। कब्रिस्तान मिला था जिसे R37 कहा गया। श्रमिक आवास मिले और गेहूं तथा जौ के दाने मिले। मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी है कहाँ से क्या क्या मिला था। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं एक बार। एक तो अन्नागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति, कब्रिस्तान R37, श्रमिक आवास, गेहूं तथा जौ के दाने मिले। खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। अगला क्षेत्र महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदड़ो। इस स्थान की खोज 1922 में श्री राखलदास बनर्जी ने की थी और ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब बहुत बड़ा एक तो शहर था। और ये भी माना जाता है कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 राजधानियां रही होंगी उस समय जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था उसकी। यहाँ पे उत्खनन में क्या क्या मिला है, तो एक विशाल स्नानागार मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवशेष है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल स्नानागार। यहाँ पर जो सार्वजनिक उत्सव होते थे ना उस समय में यहाँ स्नान वगैरह होता था। पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है जो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं उसमें। मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, कई बार पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मुहर मिली है। सूती कपड़ा मिला है, उससे पता चलता है कि वो सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और कपास के बारे में जानते थे वो। चौड़ी सड़कें मिली है, मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, करीब 10 मीटर के करीब चौड़ाई है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला शहर था चहूदड़ो। यहाँ पर श्री एन गोपाल मजूमदार ने उत्खनन कार्य करवाया। देखिए सन आपको सारे याद नहीं रखने, याद रहेंगे भी नहीं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जरूर सन याद रख लीजिएगा कि कब हुआ। बाकी में आपको सन इतना डेट नहीं पूछी जाती है। चहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है और ये दुर्ग रहित शहर है, यानी जो दूसरे शहर मिले हैं उनके आसपास दुर्ग बने हुए मिले हैं उन शहरों में, लेकिन चहूदड़ो में दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ से उत्खनन में क्या क्या मिला है, एक तो मनका या गुड़िया निर्माण का कारखाना। मनका या गुड़िया उसको कहते हैं जो माला बनाते हैं जिससे, है ना, गुड़िया या मनका, गुड़िया नहीं है, गुड़िया है, ओके, मनका या गुड़िया, तो उसका कारखाना मिला है। बर्तन तांबे के उपकरण मिले हैं। पकी हुई ईंटें मिली है। हाथी दांत से बनी हुई कंघी मिली है। तांबे और कांसे के दर्पण मिले हैं, यानी शीशा जो दर्पण। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। सौंदर्य प्रसाधन में मानते हैं कि जो लिपस्टिक सिंदूर जैसी चीज़ें मिली है जिनका इस्तेमाल उस समय किया जाता रहा होगा। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले, मतलब ऐसा मिला कि बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो ये सब निशान मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, चहूदड़ो से मिली है। अगला शहर था लोथल। यहाँ पे 1957-58 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये सबसे महत्व इसका इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बंदरगाह नगर था, यानी यहाँ से व्यापार होता था, विदेशों को भी व्यापार होता था, यहाँ से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नगर था उस समय का, और अक्सर इस पर सवाल बन जाता है कि कहाँ से व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, बंदरगाह नगर कौन सा था, लोथल कौन से राज्य में स्थित है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्या क्या मिला, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हड़प्पाकालीन बंदरगाह, युग्मित समाधि के अवशेष, यानी जब दो लोगों को साथ में दफना देते हैं तो वो युग्मित समाधि के अवशेष मिले। धान यानी चावल के अवशेष मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाट तथा माप के पाषाण उपकरण मिले, मतलब तोलने के जो उपकरण होते हैं वो पत्थर के बने हुए मिले। चूड़ियाँ मिली है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली है। यहाँ चूड़ियाँ मिली है और पत्थर के आभूषण मिले हैं। फारस की मुहरें मिली है, इससे पता चलता है कि फारस के साथ व्यापार होता था। अग्निकुंड मिला है, यानी अग्निवेदिका, अग्निकुंड के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण शहर है कालीबंगा। यहाँ पे 1953 ईस्वी में श्री बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था, और ये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ ही निकलता है काली चूड़ियाँ, है ना, काली मिट्टी की चूड़ियाँ वहाँ से मिली है। तो यहाँ पर प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष, यानी हड़प्पा के पूर्व की जो संस्कृतियाँ थी उनकी भी, और हड़प्पाकालीन जो संस्कृतियाँ थी उसके भी अवशेष। कोई भी जो सभ्यता बनती है तो धीरे 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 विकास होता है ना, तो उसके पहले की जो रहे हैं अवशेष, हड़प्पा पूरी तरह जब विकसित सभ्यता बनी उसके पहले के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं, और उस दौरान के भी। यहाँ पे भी हवन कुंड मिला है, जैसे अभी लोथल से भी मिला था अग्निकुंड, है ना, वही हवन कुंड यहाँ से भी मिला है। हल से जूते हुए खेत के अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटें, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलंकृत यानी सजावट की हुई है ईंटों पे, वो मिली है। मुहरें मिली है, सील जो होती है, इन सील्स पे बहुत सारे लिखा गया है कुछ कुछ लिपि में, सिंधु लिपि में, जिसको हम पढ़ नहीं सके हैं अभी तक। काली मिट्टी की चूड़ियाँ हम पढ़ ही चुके हैं। खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं। सांड की खंडित मूर्ति मिली है। और यहाँ पे जो मुहरें मिली है ना, तो उस पर जो लिपि है उसका प्रथम उदाहरण करीब 3000 ईसा पूर्व का मिलता है। जो लिपि है सिंधु लिपि है उसका उदाहरण 3000 ईसा पूर्व का मिलता है। अगला शहर था धोलावीरा। यहाँ पे 1989 में श्री रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था, और ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रण में। कई बार पूछ लिया जाता है धोलावीरा कौन से स्टेट में है, तो गुजरात के कच्छ के रण के बीच में स्थित है। और इस नगर के चारों ओर मजबूत दीवार के साक्ष्य मिले, मतलब शहर की सुरक्षा करने के लिए चारों ओर मजबूत दीवार बनाई गई थी।
ये हड़प्पा सभ्यता के जो अभी तक के 5 सबसे बड़े स्थान मिले हैं उनमें से एक है। और यहाँ की सभ्यता की यात्रा करीब 1000 वर्षों की थी, जिसकी 7 अवस्थाएं मिलती है। यानी एक सभ्यता बसती है, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, ऐसी 7 अवस्थाएं हमको मिलती है। करीब 1000 साल का इतिहास यहाँ का मिलता है यहाँ से। अगला शहर था राखीगढ़ी। यहाँ पर 1963 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, घग्गर हाकरा नदी घाटी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि अभी तक जितने भी स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, उसमें ये सबसे विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत नगर था। यहाँ पर एक पूरी तरह से नियोजित शहर के अवशेष मिले हैं, साथ ही कब्रिस्तान और नर कंकाल भी मिले हैं। तो फिर था अगला रोपड़। यहाँ 1953-56 ईस्वी के दौरान श्री यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य करवाया था और ये पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं ना, ये पूछा जा सकता है कई बार कि मानव के साथ कुत्ते को तो कहाँ दफनाया गया के अवशेष मिले हैं दफनाने के, तो रोपड़ में मिले हैं। अगला था सुरकोटड़ा। इसका उत्खनन कार्य 1964 में हुआ था, श्री जगपति जोशी ने करवाया था। ये भी गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। और इससे संबंधित सवाल ये बनता है कई बार कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं या घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटड़ा से मिले हैं। फिर है बनवाली। यहाँ 1973-76 में श्री रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था और ये हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक जो अवशेष मिला है इंपॉर्टेंट, वो है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। यानी उससे पता चलता है कि उस समय बैलगाड़ी से लोग यात्रा करते थे। रंगपुर अगला शहर, यहाँ 1953-54 में श्री रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। ये भी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। धान की भूसी जो होती है उसके ढेर यहाँ पर मिले हैं। तो गुजरात में मतलब आज़ादी के बाद जितने भी उत्खनन कार्य हुए ना, सबसे ज़्यादा जो स्थान है सिंधु सभ्यता के, वो गुजरात में ही मिले हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। देखिए, सिंधु सभ्यता एक पूरी तरह से विकसित नगरीय सभ्यता थी और वो इसीलिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा अपने नगर नियोजन के लिए। वैसे वो हर बात में आगे थे वो, लेकिन नगर नियोजन उनका बहुत ही विशिष्ट है। इस तरह का नगर नियोजन दुनिया में जो उस समय की विकसित सभ्यताएं थी कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ बड़े बड़े सुनियोजित नगरों की स्थापना हुई थी और यहाँ पे सड़कें थी काफ़ी चौड़ी, जो कि समकोण में एक दूसरे को काटती थी। चौड़ी सड़कें थी, फिर उनसे निकल के गलियाँ बनी हुई थी और सबसे चौड़ी सड़क हम पढ़ चुके हैं जैसे मोहनजोदड़ो से मिली है। सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया था पक्की ईंटों से, है ना। उस समय मतलब आप सोचिए कि सड़कें बनाई बिल्कुल एक यानी नियोजित शहर, यानी ऐसे ही नहीं बस गए कि बस यहाँ घर बना लिया वहाँ सड़क बना लिया, यानी पूरी तरह से एक प्लानिंग के साथ में उस टाउन को बसाया गया था। तो सड़कें बनाई, उसके दोनों ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया था पक्की ईंटों से, यानी पानी निकासी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। जो उस समय के जो घर मिलते हैं, भवन मिलते हैं, वो भी उच्च कोटि के बने हुए हैं। कहीं कहीं 2 मंजिला भवनों के अवशेष भी मिलते हैं। घरों में आंगन था, आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, सबके अवशेष मिलते हैं। घर के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गली में खुलते थे, या तो पीछे की ओर साइड में गली में खुलते थे दरवाजे, यानी सड़क की ओर दरवाजे और खिड़कियों के अवशेष नहीं मिलते। सिर्फ लोथल एक नगर है जहाँ पे दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। बाकी सारे शहरों में अगर हम घरों को देखें तो उनके दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल के पीछे की ओर गली में खुलते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी, तो नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि इस समय के जो लिखित साक्ष्य उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसको दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो क्यों कहते हैं कांस्य युगीन? क्योंकि इस समय कांसे की खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये लोहे से परिचित नहीं थे, इस पर भी बनता है कि कौन सी धातु से सिंधु सभ्यता के निवासी परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। अभी हमने जैसे देखा था कि सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, तो कपास से ही सूती कपड़ा बनाते थे, वो कपास उगाते थे वो, तो सबसे पहले उत्पादक जो कपास के सिंधु सभ्यता के लोग थे। और इसीलिए यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे। सिंडन, सिंधु से सिंडन।
मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ से भी जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है, मेलुहा मेसोपोटामिया के लोग कहते थे, ठीक है। मुहरें जो है मुख्यतः सेल खड़ी से बनाई जाती थी और इस पर मुहरों पे जो पशुओं के चित्र अंकित है। तो कौन कौन से पशु है? एक तो एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाला पशु है, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है। मातृ देवी जो मिली है हड़प्पा से, तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लेकिन मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं इस सभ्यता के दौरान। सिंधु सभ्यता के लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु प्रमुख व्यवसाय उनका व्यापार था। एक शहरी सभ्यता थी और वहाँ पर खूब व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा था, बहुत विकसित था उस समय उनका व्यापार। आयात निर्यात करते थे वो, और माप तोल की इकाइयों से परिचित थे। आभूषण निर्माण कला उस समय उन्नत थी, धातु कला उन्नत थी। मतलब आभूषण उस समय के जो मिले हैं वो इतने सुंदर हैं कि सभी जो इतिहासकारों ने उसकी बड़ी तारीफ की है। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे शांति प्रिय थे, युद्ध के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। तो अक्सर सवाल ये उठता है कि सिंधु सभ्यता का फिर विनाश कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ, कुछ कहता है कि आग से, कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि बाढ़ एक प्रमुख कारण था। क्योंकि हम देखते भी हैं कि सारे जो नगर हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसे बसे हुए थे। तो नदियों के किनारे बसे होने से जब पानी का स्तर बढ़ा तो उससे इस सभ्यता का विनाश हुआ। या यह भी हो सकता है कि वो कहीं और जाकर बस गए धीरे धीरे, या फिर ऐसा भी मानते हैं कि सभी कारण का थोड़ा थोड़ा रोल रहा होगा कि कोई शहर किसी और कारण से उजड़ा, दूसरा शहर किसी और कारण से उजड़ा। लेकिन ज़्यादातर लोगों, इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक प्रमुख कारण था जिस वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। तो सिंधु सभ्यता में आज इतना ही। थैंक यू।